पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में जो एक्सप्लेन कर दिए थे उसको रिवाइज कर दे रहे हैं एक बार। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिन किया हुआ। फैराडे के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था और बाद में ये कंसेप्ट जो है बहुत ही यूजफुल साबित हुआ, इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यू किए अपने स्टडी में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले तो ये जाने कि अगर आप कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेंगे तो इसके नियर बाई में कहीं भी टेस्ट चार्ज को अगर रखें, कहीं भी टेस्ट चार्ज तो मालूम है हमेशा किस नेचर का होता है, पॉजिटिव। तो जाहिर है यहाँ जैसे ही प्लस चार्ज रखेंगे ये रिपेल करेगा, यहाँ रखेंगे इधर रिपेल करेगा। मतलब कि टेस्ट चार्ज के इसके चारों ओर कहीं भी रखिएगा तो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा इससे दूर जाते हुए। तो स्टेटमेंट ये दिया गया कि समझ लो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे ऑल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स जो है ओरिजिनेट करता है, बाहर निकलता है। ठीक ना? पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है। अगर मान लो यही निगेटिव चार्ज और इसके नियर बाई में टेस्ट चार्ज को रखोगे तो क्या होगा? तब उसको ये अट्रैक्ट करेगा ना। यानी कि तब ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो निगेटिव चार्ज है उसमें चारों तरफ से लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करता है और पॉजिटिव चार्ज से चारों तरफ लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलता है। यानी दो स्टेटमेंट तो समझ गए। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेगा और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा। ठीक। जब अगर हम लोग कंबाइंड वे में बात करें, जैसे यहाँ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज, अगर कंबाइंड वे में हम लोग दो चार्ज को लें तब लाइंस ऑफ फोर्स क्या देखते हैं कि प्लस चार्ज से ओरिजिनेट कर रहा है, माइनस में टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन इधर लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कर्व शेप में मिलता है। तो कर्व शेप में मिलता है तो आखिर लाइंस ऑफ फोर्स बतलाता क्या चीज को है? तो याद रखेंगे, जैसे लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर है। यहाँ इंटर कर रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है जिधर ये एरो दिया गया है उस डायरेक्शन में है। लेकिन जब कर्व शेप में रहे और पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर है, तो बोलेंगे वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो और वो टेंजेंट ही किसके डायरेक्शन को बतलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बतलाएगा। तुम कहोगे आखिर ये डायरेक्शन कैसे आया? तो पिछले दिन सिखाए थे, यहाँ अगर एक टेस्ट चार्ज को रखोगे तो प्लस क्यू चार्ज रिपेल करेगा, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टेंट इधर हो जाएगा क्या? यानी लाइंस ऑफ फोर्स जो है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व शेप में भी हो सकता है। जब कर्व शेप में होगा तो उसके कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। ठीक है? ये बीच वाला लाइन को समझे, ये स्ट्रेट क्यों है? इस लाइन पर कहीं भी टेस्ट चार्ज रखिए, फोर्स इधर ही लगेगा। देख लो, यहाँ प्लस रखोगे तो ये पॉजिटिव है रिपेल करेगा, ये निगेटिव है अट्रैक्ट करेगा, तो इधर ही ना भागेगा। अगर यहाँ भी रखोगे ये जो है ढकेलेगा और ये खींचेगा, भागेगा कि नहीं इधर? यानी कि ये वाला जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगा। और याद रखेंगे
स्ट्रेट लाइन पे तो कोई टेंजेंट नहीं ना ड्रॉ किया जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन तो अपने आप में ही एक डायरेक्शन होता है, जो एरो दे दिया गया वो डायरेक्शन है। इसलिए ये नहीं बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन है उस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करने लगो। टेंजेंट जब भी ड्रॉ करेंगे तो कर्व शेप पर करेंगे, कर्व लाइन पे करेंगे। ठीक है, ये बात हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके थे, जिसका हम इंट्रोडक्शन दिए आपको। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के और प्रॉपर्टीज को देखेंगे। एक तरह से समझो प्रॉपर्टी हम लोग का स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है, निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करता है। समझोगे तो प्रॉपर्टी के लिस्ट में ये भी हो गया। ये भी बोलोगे कि कर्व लाइन पर जो टेंजेंट होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट। तो ये सब बात हम लोग लिख चुके थे। अब जो है अलग अलग जो यूजफुल प्रॉपर्टीज इसका है उसको हम लोग समझेंगे। देखो जी, अगर तुमसे कोई ये कहे कि क्या दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, तो बोलेंगे नहीं। देखो ध्यान से, जैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। लाइंस ऑफ फोर्स जो है प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट हुआ और माइनस क्यू पर टर्मिनेट हुआ। तुमसे कोई कहे कि क्या दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट कर सकता है, तो देखो जी, अगर ये कट करेगा तो तुमसे कोई पूछे कि बतलाओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो तुम जानते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस कर्व के अनुसार टेंजेंट इधर हो जाएगा और इस कर्व के अनुसार टेंजेंट इधर हो, यानी एक ही पॉइंट पर दो दो टेंजेंट हो जाएगा कि नहीं? बोलो, जैसे दो ठो कर्व जो है एक दूसरे को कट करे तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट न हो जाएगा, यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन न हो जाएगा, जो कभी संभव नहीं है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक ही डायरेक्शन न हो सकता है। एक साथ ढेर डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता है किसी फिक्स पॉइंट पर। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो लिखेंगे, पहले हेडिंग दे दें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लिखेंगे टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, cannot intersect each other। ठीक ना? अक्सर जो है 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता। पहले तो स्टेटमेंट लिख लें और उसके बाद जो है इस फिगर को बना लें। इस फिगर में ये बताया गया कि अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पर कट जाएगा तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, फिगर बनाए। ठीक ना? इसके रीजन में हम लिख दे रहे हैं, इफ टू लाइंस ऑफ फोर्स
will intersect at a point, then number of tangents at that point will be more than one. Number of tangent at that point will be more than one. That is, electric field at that point will be in more than one direction. More than one direction, which is not possible. एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो, यह संभव नहीं है। तो बहुत बार पूछा जाने वाला बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जाने। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, मिटाएं इसको, थोड़ा समझना। देखो, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ टेस्ट चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा, या उल्टा बोलो, जहाँ टेस्ट चार्ज पर रखने पर फोर्स लगेगा समझो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो सोचो तो क्या कभी ऐसा संभव है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज को यहाँ रखे तो क्या देखे उस पर फोर्स लगा, यहाँ रखे तो देखे फोर्स नहीं लग रहा है, फिर यहाँ रखे तो देख रहे हैं फोर्स लगा। ऐसा हो सकता है? बोलो तो यहाँ रखे तो फोर्स ही लगाया, यहाँ भी रखे तो लगाया, और यहाँ रखे तो नहीं लगा। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं, फोर्स तो ऑल पॉइंट पर लगेगा। तो इसलिए याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कंटिन्यूअस होता है, वो ब्रेक करके नहीं होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ तक मौजूद है, बीच में गायब हो गया, फिर शुरू हो गया, फिर ऐसा नहीं होगा। तो पूछा जाए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस क्यों होता है, तो बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी दिखाएंगे तो वो कंटिन्यूअस होगा नेचर में। ठीक है, तो स्टार देकर के लिखें अगला प्रॉपर्टी को। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज continuous because electric force is continuous in nature। ठीक है, अब देखो इसमें जो है कभी कभी तुमको लगेगा कि ये जो स्टेटमेंट है क्या वाकई में पूरा परफेक्ट है। देखो जी, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन समझो। सपोज करो ये एक कंडक्टर मेटल, याद करो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप कोई प्लस चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज को रखते हैं तो Q इंटू ई फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। पढ़े थे ना? ठीक है, देखो जी ये जो मेटल है इसको जब हम लोग
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस मेटल को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो देखो क्या होता है। मेटल में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करेगा। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर एक्युमुलेट हो जाता है, इंडक्शन प्रोसेस, ये पहले पढ़े हैं ना, और इधर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। अब देखो होता क्या है, पहले से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड था, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, मेटल रहे ना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था। लेकिन जैसे ही मेटल को रखते हैं तो इधर प्लस चार्ज एक्युमुलेट हो गया, इधर माइनस चार्ज, और ये प्लस और माइनस चार्ज जो है अपना लाइंस ऑफ फोर्स उल्टा डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देता है, अपना लाइंस ऑफ फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया। और इस तरह से क्या होता है कि पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ, इकट्ठा हुआ, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके उल्टा प्रोड्यूस कर देता है और ये दोनों मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। और इस तरह से क्या होता है कि मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। थोड़ा समझना बात को, जैसे जब हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे और कंडक्टर आ जाए रास्ते में तो कंडक्टर के अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखा देते हैं, जीरो, यानी लाइंस ऑफ फोर्स दिखाएंगे ही नहीं। मतलब यहाँ से यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स है, फिर गायब हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो तुम कहोगे कि ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया और अभी आप लिखवाए हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ तो ब्रेक कर गया। बोलेंगे कि देखो ये कोई ब्रेक नहीं किया है, लाइंस ऑफ फोर्स जैसे कंटिन्यूअस है वैसे है, ये गायब नहीं हुआ है, बल्कि एक उल्टा फोर्स लग करके उसको क्या किया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। यानी पहले वाला लाइंस ऑफ फोर्स गायब नहीं हुआ, पहले वाला भी मौजूद है, लेकिन ये इंड्यूस चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके इन साइड में जो है इस पोर्शन का लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इसीलिए हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते हैं, जीरो। तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी मेटल आ जाए, अब मेटल के पाथ या कहो इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ में कोई मेटल रख दें तो मेटल के इन साइड में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या दिखाना होगा, जीरो। यानी समझो कोई लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद नहीं है। हकीकत ये नहीं है कि नहीं मौजूद है। जैसे देखो ये पेन है, अब मान लो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये रुका हुआ है। अब सोचो इधर 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फिर भी रुका हुआ। बोलो, अरे एक केस हुआ कि फोर्स ही नहीं लग रहा, और एक है कि नहीं फोर्स लग रहा है लेकिन उतना ही उल्टा लग रहा है। तो वही बात है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वो बात नहीं है लेकिन उल्टा भी प्रोड्यूस हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, जीरो। यानी कि इसको हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख लें कि जब हम लोग किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस शो किया जाता है, क्योंकि मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। चलो स्टार्ट दे करके लिखेंगे। लिखे, when a good conductor ब्रैकेट में मेटल लिख लें, good conductor metal is placed in the path of
lines of force, then net electric field inside the metal becomes zero due to induction effect. In this case, lines of force are represented by discontinuous line. ठीक ना, तब हम लोग डिसकंटिन्यूअस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक ना, इस बात को याद रखेंगे, कहीं से भी ये नहीं सोचना है कि अभी भी ये कंटिन्यूअस नहीं है। बोलेंगे कि कंटिन्यूअस, पहले का जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो तो कंटिन्यूअस ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। बस इंड्यूस चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा प्रोड्यूस कर दिया है, जिसके वजह से मेटल के अंदर जो है लाइंस ऑफ फोर्स गायब हो गया, यानी समझो कि न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात जानना, कोई भी कंडक्टर हो, मेटल हो, उससे जो लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है या उस पर जो लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट करता है, हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ओरिजिनेट करेगा और टर्मिनेट करेगा। ठीक ना, कोई भी कंडक्टर हो, लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate and terminate perpendicular to the surface of conductor. Perpendicular to the surface of conductor. देखो जी, जैसे कंडक्टर है, लाइंस ऑफ फोर्स इससे जब भी ओरिजिनेट होगा या इस पर टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर है ओरिजिनेट करते हुए नहीं दिखाएंगे। लाइंस ऑफ फोर्स जब भी ओरिजिनेट होगा या टर्मिनेट होगा तो परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी, चलो ध्यान से देखो, जैसे पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर ओरिजिनेट करेगा। अगर मान लो यही जो है नेगेटिवली चार्ज होता तो टर्मिनेट करते हुए दिखाते, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि जो एंगल बनाएगा सरफेस से कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के ही एंगल पे वो इंसिडेंट होगा या उससे बाहर निकलेगा। ठीक है, अब थोड़ा समझना कुछ और एग्जांपल के द्वारा। जैसे मान लो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई कंडक्टर है, तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स इससे ऑल डायरेक्शन में निकलता है। ठीक ना, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, नेगेटिवली चार्ज।
अब ये प्लस चार्ज है और यहाँ एक मेटल को रख दिया गया, तो क्या अभी भी हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही दिखाएंगे? इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स, इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स? तो बोलेंगे कि नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये जाके यहाँ परपेंडिकुलरली नहीं ना स्ट्राइक कर रहा। तो ये याद रखेंगे कि जब कंडक्टर को रख दें लाइंस ऑफ फोर्स के पाथ में, तो लाइंस ऑफ फोर्स जब भी कंडक्टर के नज़दीक पहुंचेगा तो कितना एंगल पर इंसिडेंट होगा? 90। यहाँ से जैसे चला, यहाँ पहुंच करके जो है ऐसा शेप गेन कर लेगा कि एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री। ठीक ना? इस तरह का शेप पे गेन कर लिया और ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्लियर है क्या? यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है जब भी कंडक्टर के नज़दीक पहुंचेगा तो इंड्यूस चार्ज के कारण, यहाँ भी चार्ज इंड्यूस ना होता है, वो एक खुद ही एक ऐसा शेप गेन करेगा जिससे कि वो सरफेस के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अलग अलग एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल 1 बोल दे रहे हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। अब देखो जी, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोगों से, एग्जाम्पल 3, 4। एग्जाम्पल 4 में देखो जी, एक मेटल स्फीयर है, ठीक ना? मेटल स्फीयर है, इन साइड में एम्प्टी है, खाली जगह है। तुम अगर सेंटर पे रख दिए प्लस क्यू चार्ज को और पूछा गया लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा, तो तुम ही सोचो, अगर हम लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से दिखाएं तो ये सही होगा कि नहीं होगा? बोलो, अरे लाइंस ऑफ फोर्स दिखाना सही है कि नहीं है? बोलो, जाहिर है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो गलत क्या है? बोलो, तो बोलेंगे गलत ये है कि मेटल के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो आपको जो है बीच में जो है लाइंस को डिसकंटिन्यू करना होगा। अब ये सही हो गया ना? बाहर भी निकलेगा तो कितने एंगल पर? 90 डिग्री। अब थोड़ा सोच करके बताना, एग्जाम्पल 5। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये हॉलो स्फीयर है, ठीक ना? कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हम चार्ज को जो है सेंटर पे न रख करके इधर कहीं रख दिया, है ना? चार्ज को सेंटर पे न रख करके इधर कहीं रख दिए, प्लस क्यू चार्ज। ये इसका सेंटर है। कह रहा कि अब लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा? देखो जी, ये क्वेश्चन जो है बहुत पहले आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ भी है और तुमको हम ऑप्शन दे रहे हैं बारी बारी से, तुमको बोलना है कि ये सही है कि नहीं। देखो जी, एक ऐसे बनाया गया, लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से होगा, लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से होगा। बोलो, ये सही है कि नहीं? क्यों नहीं सही है? तो एक तो ऐसे ही गलत लग रहा है कि ये यहाँ तो डिसकंटिन्यूअस ना होना चाहिए, बीच में गायब हो जाना चाहिए मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक। अब बोलो, ये सही है कि गलत?
सही है कि गलत है? तो कुछ लोगों को अभी सही लगने लगा, लेकिन गलत तो ये अभी भी है। क्यों गलत है? क्योंकि कंडक्टर पे जब भी लाइंस ऑफ फोर्स इंसिडेंट होगा तो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होना चाहिए। ये ठीक है, इधर जो गया ये 90 डिग्री पर है, इधर भी गया है ये 90 पर है, लेकिन ये लाइन जो है वो सही नहीं है। क्योंकि क्या ये परपेंडिकुलरली होगा? हाँ, सेंटर से तो मिलाने वाला लाइन रेडियस होता है, रेडियस तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता ही है, लेकिन ये तो रेडियस के रोल में नहीं ना है, इसलिए ये लाइन जो है दिखाना बिल्कुल गलत है। और उस केस में देखो लाइंस ऑफ फोर्स जो है ऐसा शेप लेगा जिससे यहाँ जब पहुँचे तो कितने एंगल पर इंसिडेंट हो, यानी अब जो है लाइंस ऑफ फोर्स का कुछ शेप इस तरह से होगा। समझ गए? ठीक है, तो स्टेटमेंट तो लिख लिए हम लोग, और ये सारे एग्जाम्पल को भी आप लिख लें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है ना वो सब इस प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड रहता है। वैसे तो हम लोग सिंपली अगर एग्जाम में आता है लाइंस ऑफ फोर्स क्या है तो बोल देते हैं लाइंस ऑफ फोर्स एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो फैराडे के द्वारा दिया गया था, और इसके अनुसार पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है, निगेटिव पर टर्मिनेट होता है। कर्व लाइंस ऑफ फोर्स में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी टेंजेंट होता है। इतना ही हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टीज में सीखे कि दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस नेचर का होता है। फिर हम लोग पढ़े लाइंस ऑफ फोर्स जो है कोई भी कंडक्टर से ओरिजिनेट करेगा या उस पर टर्मिनेट करेगा तो 90 डिग्री के एंगल पे। देखो जी, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सपोज करो कहीं पे लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस तरह से दिखाया हुआ, ठीक ना, इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया हुआ किसी रीजन। तुमसे कहा गया कि ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी, बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो याद रखोगे कि जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो, डेंसर हो, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी से ज़्यादा होगा। ठीक ना? तो इस प्रॉपर्टीज में क्या सीखे कि जहाँ लाइंस ऑफ फोर्स डेंसर हो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़्यादा होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इससे जो है लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है। थोड़ा समझो, जैसे एक पॉइंट हम यहाँ नज़दीक में लिए ए और एक दूर में लिए बी, तो देखो तो यहाँ पर पॉइंट जो लिए वहाँ लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्लोज है ना, और यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स के बीच ज़्यादा गैप है ना, तो जाहिर है बोलेंगे कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। बोलो कोई दिक्कत है? और ऐसे भी याद करो, तुम ऑलरेडी पिछले क्लास में या उसके पहले पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² होता है ना।
तो R जितना ही कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा, KQ/R²। समझ रहे हो ना बात को? तो R कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जो है देखो एक क्वेश्चन है कि एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज। लाइंस ऑफ फोर्स जो है, जो पैटर्न बना हुआ है क्वेश्चन में, वो कुछ इस तरह से है। यह Q1 से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे दिखाया गया है और Q2 पे लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से दिखाया गया। ठीक, अब तुमसे कोई ये पूछे कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया गया है उसके बेसिस पर आप क्या जो है कंक्लूजन निकालेंगे। तो एक चीज तो निकालेंगे ना कि ये जो Q1 है इससे लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव है, और Q2 जो है वो निगेटिव है क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रहा है। दूसरी बात देखो, लाइंस ऑफ फोर्स इसमें बहुत नज़दीक है ना, ज़्यादा संख्या में निकलते हुए दिखाया गया है, लेकिन वहाँ इंटर करते हुए जो है वो कम संख्या में दिखाया गया है। तो एक बात जानना, आगे वो पॉइंट में लिखवा भी देंगे, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जितने ज़्यादा दिखाया हुआ रहे, समझ लेना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, ठीक ना, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ये दो कंक्लूजन हम लोग निकालें। चलो लिखेंगे, लिखो द पोजीशन वेयर lines of force are denser, electric field will be greater। जिस पोजीशन पे लाइंस ऑफ फोर्स डेंसर होगा, नज़दीक होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगा। देखो जी, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा संख्या में उससे लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेगा या टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ना? लिखेंगे आगे, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज बॉडी is directly proportional to the magnitude of charge, directly proportional to the magnitude of charge। अब इस एग्जाम्पल से इसको समझें। जैसे यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज।
Q1 से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है और Q2 पर टर्मिनेट हो रहा है। सपोज करें इस तरह से दिखाया गया लाइंस ऑफ फोर्स को, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे? अभी देखो इसके पहले वाला भी एग्जाम्पल में कुछ इस तरह का था। क्या कंक्लूजन निकालेंगे? पहला कंक्लूजन निकालेंगे Q1 क्या है? Q1 से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव और Q2 जो है निगेटिव। अगर ये पूछा जाए ना Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज का रेशियो क्या होगा, तो देखो तो इससे कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकलते दिखाया गया। देखो 3 3 6 6 12 1 13 ना, तो ये हो गया 13 इससे जो है निकलते दिखाया गया। इसमें इंटर करते कितना दिखाया गया? 7, यानी दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 13/7। अरे कुछ समझ पाया? यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जितने ज़्यादा होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। चलो नोट करो। पिछले क्लास में आप लोग टेस्ट दिए थे, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं था, 10 ठो क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन बन गया था? आवाज़ नहीं आ रहा है। मिटा देना इसको। देखो जी, जैसा कि तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही उस पर फोर्स लगे। पढ़े हो ना? थोड़ा सोचो, अगर मान लो तुमसे कोई कहे कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से, तो अगर यहाँ कोई टेस्ट चार्ज को तुम रखे तो फोर्स इधर लगा, यहाँ भी मान लो उसको यहाँ से यहाँ तक लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगा ना, फिर यहाँ लाए फिर सपोर्ट करेगा। बोलो, क्योंकि प्लस चार्ज पे तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यही व्यवस्थित। अब जो है इस प्लस चार्ज को जो है अगर हम पूरा मूव कराएं, यहाँ से स्टार्ट की और फिर यहीं पहुंचा दें, तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सपोर्ट करेगा ना।
बोलो, और जिधर फोर्स लगे उधर ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो तब तो वर्क परफॉर्म होता है, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। थीटा अगर 0 हो जाए, कॉस 0 1, तो वर्क क्या हो जाएगा, यानी कि अगर बाय द वे लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा रहे, तब अगर कोई टेस्ट चार्ज को हम यहां से लेके चलें अब फिर यहीं पहुंच जाए, तो वर्क 0 होने वाला नहीं है, क्योंकि वर्क तो हर जगह हर स्टेप पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है। लेकिन हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और उसमें राउंड ट्रिप वर्क हमेशा क्या होता है, 0। थोड़ा समझना, जैसे यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज। देखो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट किया, यहाँ टर्मिनेट किया, ओरिजिनेट किया टर्मिनेट किया। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज को तुम लेके चले, यहाँ फोर्स इधर, यहाँ आया फोर्स इधर, यहाँ आया फोर्स इधर, यहाँ आया फोर्स इधर। देखो ये सपोर्ट कर रहा है ना, बोलो। इधर आएंगे तो क्या होगा, सोचो, फोर्स इधर लग रहा, उल्टा चल रहे हैं तो अपोज करेगा ना। क्या कोई कंफ्यूजन है? इधर जाएंगे तो क्या करेगा, सपोर्ट, और इधर आएंगे तो अपोज। तो बतलाओ तो इधर पॉजिटिव हो गया और इधर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो टोटल वर्क क्या हो गया, 0। बोलो ठीक ना। तो क्या ये देखो, तो क्या हम बोल सकते हैं कि देखो लाइंस ऑफ फोर्स यहां से शुरू हुआ और फिर यहीं आके खत्म हुआ? बोलो, बिल्कुल नहीं। ये लाइंस ऑफ फोर्स यहां शुरू हुआ, यहां ना खत्म हुआ जी। फिर देखो यहां से शुरू हुआ, यहां ना खत्म हुआ। क्या जहां से शुरू हुआ वहीं आकर खत्म हो गया? नहीं। यानी याद रखना, जो हम लोग स्टैटिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। मतलब वो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं आके खत्म हो, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अरे समझ पाया? कारण कि अगर क्लोज लूप बना देता, जैसे मान लो यहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकला, यहां इंटर कर गया, अब फिर यहां से निकलता और यहां इंटर कर जाता, बाय द वे अगर ऐसा होता, ऐसा होता नहीं, तब सोचो यहां से यहां ले जाते तो सपोर्ट करता, अब फिर यहां से यहां भी लाते तो सपोर्ट करता, तब तो टोटल वर्क 0 नहीं ना होता। लेकिन तुम जानते हो कि लाइंस ऑफ फोर्स प्लस से ओरिजिनेट होगा और माइनस में टर्मिनेट होगा। तो यहां से यहां तक सपोर्ट किया, और इधर जब आएंगे तो क्या करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा, तो इसलिए टोटल वर्क क्या हो गया, 0। यानी कि कोई भी अगर लाइंस ऑफ फोर्स का लूप बना रहे हैं तो कभी भी ये क्लोज लूप फॉर्म होने वाला नहीं है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is a conservative field, conservative field, hence it does not form a closed loop। ये कभी भी क्लोज लूप को फॉर्म करने वाला नहीं है। It does not form a closed loop। रीजन समझ गए? क्योंकि क्लोज लूप अगर फॉर्म कर देगा तो राउंड ट्रिप वर्क क्या हो जाएगा जी। अब चलो जी, वैसे तो हम लोग मेजर जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े थोड़ा सा फिर से याद करो। अगर मान लो बिल्कुल स्टार्ट से बात करें तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। दूसरा,
अगर कर्व लाइंस ऑफ फोर्स रहे तो उसके कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। फिर प्रॉपर्टीज क्या पढ़े, दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। फिर अगला हम लोग पढ़े लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस होता है। फिर हम लोग पढ़े लाइंस ऑफ फोर्स जो है कोई भी कंडक्टर से ओरिजिनेट और टर्मिनेट जो है परपेंडिकुलरली करता है। फिर हम लोग पढ़े लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ डेंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होगा। फिर हम लोग पढ़े कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। और हम लोग ये प्रॉपर्टीज पढ़े कि ये क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। क्लियर है? देखो जी, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक ना, पॉइंट चार्ज Q है, इससे लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है। तो तुम मान लो इस तरह से दिखा दिए ओरिजिनेट करते हुए, क्या हम लोग ऑल डायरेक्शन में ये दिखा पाए कि नहीं दिखा पाए? तो बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं, हम लोग तो केवल बोर्ड पर दिखा पाए हैं। सही बात तो ये है, लाइंस ऑफ फोर्स इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, है कि नहीं? सोचो, जैसे ये जो है पॉइंट चार्ज है, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे 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 चारों तरफ ना, ऑल डायरेक्शन में ना निकलेगा। बोर्ड पर जब बनाएंगे तो इस बोर्ड के ही ना प्लेन में दिखा पाएंगे। अब इधर तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, इधर दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स निकल तो रहा है। जैसे बल्ब से लाइट ऑल डायरेक्शन में निकलता है, वैसे ही चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में निकल रहा है। देखो सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ोगे कि कोई पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल जो होता है ना वो 4 पाई होता है। एक तो तुम 2 पाई पढ़े हो ना, 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लेन एंगल होता है कि ये पूरा एंगल कितना हो गया 360। लेकिन जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल जानते हो? देखो जी, जैसे आइसक्रीम का जो कोन है, देखो मान लो तुमसे कहा गया कि ये जो प्लेन सरफेस है बतलाओ यहाँ कितना एंगल बनाया। तुम आइसक्रीम वाला कोन इसको समझो, ला के इधर मिला दिए इधर मिला दिए, देखो यहाँ एंगल बना ना। क्या दो गो लाइन से ये एंगल है? नहीं, दीवार ना बना हुआ है। आइसक्रीम का कोन दिमाग में ला रहे हो ना, तो ये दीवार से एंगल बना हुआ है और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक ना। इस एंगल को बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो तुम जैसे पढ़े हो मैथमेटिक्स में प्लेन एंगल के बारे में 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे पढ़ता था ना, या रेडियन में बोलता था। सॉलिड एंगल को कैसे मेजर किया जाता है? एस्टे रेडियन में। तो ये जानना कि कोई भी पॉइंट पर जब ऑल डायरेक्शन को काउंट करते हैं तो उस पॉइंट पर सॉलिड एंगल जो होता है वो 360 डिग्री ना होकर के उसका डबल होता है, 4 पाई होता है ना। कुछ वैज्ञानिक लोग काम में भी लगा हुआ है ना। हम देखो, बेरोजगारी नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा इसको अगर ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो सॉलिड एंगल को, तो देखो ऐसे समझो। सपोज करो कोई अम्ब्रेला है, तुम यहां सॉलिड एंगल इसके द्वारा देखना चाहते हो, तो अम्ब्रेला के जो है किनारे वाले पॉइंट को धागा से बांध करके एक कोन बना लो। तो यहाँ जो कोन बनेगा ना, ऐसे जो वर्टेक्स बना, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड है। अगर मान लो इसी को बड़ा करते हुए थोड़ा समझो, अब हेमीस्फीयर बन गया, ठीक ना। चलो फ्रेश बना दे रहे। सपोज करो ये हेमीस्फीयर बन गया। अब तुमसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर ये जो हेमीस्फीयर है या सेमीस्फीयर है वो कितना एंगल बना रहा है, तो सब जगह से इसको मिलाओ। अब मिलाओगे तो प्लेन सरफेस न बन जाएगा 2 पाई एंगल बनाने वाला। समझो ऐसे अम्ब्रेला हाफ स्फीयर बन गया, ऐसे हाफ।
और यहाँ सेंटर पर पॉइंट है, ऐसे मिलाओ तो धागा सीधा सीधा हॉरिजेंटल रहेगा कि नहीं, तो ये कितना एंगल बनाएगा 2 पाई। वैसे ही सोचो अगर नीचे भी जो है हेमिस्फीयर रहे तब ये भी नीचे से फिर धागा को मिलाओगे तो नीचे से भी 2 पाई बनेगा कि नहीं, नहीं ना, समझा, ठीक ना। चलो इमेजिन करो जैसे एक अम्ब्रेला है, हेमिस्फीयर हो गया, सेंटर पर पॉइंट है, किनारे में जो है ना उसका निकला हुआ जो छोटा छोटा लोहा है धागा से बांध करके अपने हाथ के पास लाए, तो ये प्लेन हो गया, 2 पाई बना, तो ये हाफ पार्ट जो है 2 पाई एंगल बनाया ना, वैसे ही नीचे का जो हाफ रहता वो भी 2 पाई बनाता। तो ये जानना कि कोई भी क्लोज सरफेस, चारों तरफ से जो बंद सरफेस है, वो अंदर के किसी भी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है 4 पाई। समझ गया। लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलता है वो 4 पाई एंगल में ना निकलता है, वो ऐसा नहीं ना कि केवल 360 डिग्री में निकलता है। अरे समझ पा रहे हो ना जो बात बोल रहे हैं, वो केवल 360 पे तो निकलेगा नहीं, केवल बोर्ड पे तो निकलेगा नहीं, वो इधर उधर बोर्ड के इन साइड में चारों तरफ ना निकलेगा। इसलिए बोलेंगे क्या, देखो कोई कोई बुक में जो है वो जो लास्ट प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं, वैसे अक्सर लिखा हुआ नहीं रहता है प्रॉपर्टी में, लेकिन ये जानना कहीं कहीं लोग बोल देता है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या फ्रैक्शन में हो सकता है। कोई कहे 3.5 लाइंस ऑफ फोर्स, 4.25 लाइंस ऑफ फोर्स, बोलेंगे कि देखो ऐसा तो नहीं, लाइंस ऑफ फोर्स तो होल ही काउंट होगा। लेकिन कोई कोई जो है पुराने टेक्स्ट बुक में देखोगे लिखा रहता है कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो एक्चुअल में देखो क्या बताना चाहता है, कोई भी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल क्या होता है 4 पाई। अब 4 पाई जो टर्म है वो तो फ्रैक्शन में टर्म है ना, वो होल नंबर तो है नहीं। 4 × 22/7 करोगे तो क्या वो होल नंबर आएगा, या 4 × 3.14 करोगे तो होल नंबर तो आएगा नहीं। इसीलिए वो वहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो ओरिजिनेट करेगा कोई भी पॉइंट चार्ज से, समझो वो 4 पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो, 4 पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलो लिख लो इस लाइन को भी, लिखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स originating or terminating on a point charge is directly proportional to 4 पाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई। और नीचे नोट में लिख लेंगे सॉलिड एंगल एट ए पॉइंट due to a closed surface is equal to 4 पाई। ठीक ना, चारों तरफ से अगर बंद सरफेस और उसके अंदर हम P पॉइंट पर सॉलिड एंगल देखेंगे तो वो जो सॉलिड एंगल होगा 4 पाई के इक्वल होगा। इसका भी देखो कैलकुलेशन, हम इसमें ज़्यादा लेंदी नहीं जा रहे क्योंकि अब पूरा सॉलिड एंगल नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिलहाल तुम इतना ही जानो कि कोई भी पॉइंट पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो 4 पाई के क्या होता है डायरेक्टली क्योंकि चारों तरफ से जो है मिला करके सरफेस के द्वारा एंगल देखोगे तो वो 4 पाई होगा।
तो ठीक है, ऐसे ये लास्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज तुमको आना वाना नहीं है। मेन जो यूज आएगा जो पहले उसके बतला है, केवल हम इसलिए बता दिए कहीं मान लो कोई डीप में जा कर के तुमको कंफ्यूज कराए, उसके लिए बताए। ठीक है, तो देखो जी, ये हम लोगों का जो है आज का क्लास यहीं पे फिनिश होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को टॉपिक को चेंज करना है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।